हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे पहले क्लास में जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो अपने इस पहले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम बेसिक्स को जानेंगे। हम जानेंगे कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है और हम जानेंगे कि आखिर फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर का हमारे लाइफ में क्या यूज़ होता है और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो हमने कल ये बात पढ़ लिया था, हमने ये देख लिया था कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, हम किस तरीके से पूरे साल चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हर चीज़ आपको कराई जाएगी, हर एक लाइन आपको पढ़ाई जाएगी। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, एक बार हमने जो टॉपिक सोच रखा है उस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसकी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद क्लास एंड होने पर क्लास के नोट्स और डीपीपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमसे क्या कहना चाहता है। ये चैप्टर का जो नाम है ये हमसे क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये यहाँ पर, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम सबसे पहले इस चीज़ से ही शुरू करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं होता, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। सभी ने पढ़ा है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच, it is a biological process, not a process, it is a biological process. It is a biological process by which organisms produces their of springs। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन। किसी जेनरेशन के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होती है। इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशंस। किसी जेनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन क्या होती है? ज़रूरी होती है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं बच्चों? तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल और दूसरा टाइप होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या फ़र्क है बच्चों?
सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा मेल पार्ट होता है एंड जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के गैमेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें या तो मेल इन्वॉल्व होगा और या तो फीमेल इन्वॉल्व होगी। इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी इन्वॉल्व होता है और फीमेल भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन एसेक्सुअल में या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगी। तो हमने यहाँ तक जाना कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो इसमें हमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें मेल भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल भी इन्वॉल्व होगी, दोनों इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो जब भी हमारे कानों में या हमें ये सुनाई दे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहा है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स सुनते ही हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही चीज़ आना चाहिए, वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट सुनने पर हमारे कानों में सिर्फ क्या जाना चाहिए, हमें क्या समझ आना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ही होता है एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ऐसा क्या खास है कि हम उसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और बाकी प्लांट्स को जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गए या टेरिडोफाइट्स हो गए हम उन्हें नहीं कहते हैं। तो इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें सीड का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है। सीड का प्रोडक्शन होता है और जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। फिर दूसरा ये कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट्स फ्रूट्स का भी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, फ्रूट्स का भी प्रोडक्शन होता है। सीड का प्रोडक्शन होगा, फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स बनने शुरू होते हैं, कंप्लीटली सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही ऐसे हैं जिनमें सीड और फ्रूट दोनों प्रेजेंट होते हैं और ऐसे प्लांट को ही हम से फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी एंजियोस्पर्म्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के उसके ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट को जानेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है उसको जानेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो यही रहने वाला है हमारे पूरे चैप्टर में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्लावर्स। सबसे पहले आज हम फ्लावर्स से शुरू करने वाले हैं कि फ्लावर्स आखिर होते क्या हैं। फ्लावर्स आखिर होते क्या हैं। तो फ्लावर्स और कुछ नहीं होते हैं, फ्लावर्स फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर हम अपना हेडिंग ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी हेडिंग ऐड कर लेते हैं। फ्लावर्स
तो हमारी हेडिंग ऐड हो चुकी है। तो हम फ्लावर्स से शुरू करने वाले हैं। फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे, पॉइंट्स वाइज लिखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, द ब्यूटीफुल myriads the beautiful colors and the fragrance of flowers are all tools for sexual reproduction। तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि जो फ्लावर्स में ब्यूटीफुल मीरियड्स, यानी फ्लावर्स के जो ब्यूटीफुल शेप्स होते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं फ्लावर के जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं या उनमें जो फ्रेग्रेंस होता है, वो सब के सब क्या होते हैं, टूल्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका डिफरेंट होगा। अगर फ्लावर ब्यूटीफुल कलर्स है फ्लावर के पास, तो दूर से जो इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स होंगे, वो फ्लावर को देखकर अट्रैक्ट होंगे, उसमें फ्रेग्रेंस होगा। अगर फ्लावर में खुशबू होगी तो उसके खुशबू से भी जो इंसेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो फ्लावर के पास आएंगे, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये सारे टूल्स हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड्स and fruits are the products of sexual reproduction। और जो सीड्स होंगे और फ्रूट्स होंगे, क्योंकि सीड्स सबसे लास्ट में बनते हैं और फ्रूट्स भी जो होते हैं वो सबसे लास्ट में बनते हैं। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के पार्ट होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर बायोलॉजिस्ट के नज़र से देखा जाए, टू द बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, टू द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर morphological and embryological मार्वल्स। अगर बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए, जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। ये जितने भी लाइनें मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं और इनसे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, बट स्टेटमेंट वाले में, क्वेश्चंस में या एसेशन रीजन में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। आपको क्लास में कई बार रिवाइज भी कराया जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो द ब्यूटीफुल मीरियड्स, जो फ्लावर के ब्यूटीफुल शेप्स होते हैं, द ब्यूटीफुल कलर्स, जो फ्लावर के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, और फ्लावर में जो खुशबू होती है, ये सब टूल्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एंजियोस्पर्म में। और बायोलॉजिस्ट के नज़र में, टू द बायोलॉजिस्ट
फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। और बायोलॉजिस्ट के नज़र में जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को। किसको देख लेते हैं हम? तो अब हम देख लेते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। तो यहां पर हम बनाएंगे अपना थैलेमस। थोड़ा इस साइड बनाते हैं। ये हो गया हमारा थैलेमस, ये हो गया हमारा स्टॉक। ठीक है। उससे निकलेंगी हमारी सेपल्स। ये हो गई हमारी सेपल्स। उससे निकलेंगे हमारे पेटल्स। क्या निकलेंगे? उससे निकलेंगे हमारे पेटल्स। ये हो गया हमारे पेटल। ये हो गया हमारा पिस्टिल। और ये हो गया हमारा स्टेमन। आपको हर चीज़ बताई जाएगी इसमें, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो एक फ्लावर में चार चार वोर्ल होते हैं। क्या होते हैं? चार वोर्ल होते हैं। चार ऐसे साइट होते हैं जिन साइट से ये अलग अलग पार्ट्स फ्लावर के या फ्लावर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। जो फर्स्ट वोर्ल होता है, पहला वोर्ल जो होता है फ्लावर का, फर्स्ट वोर्ल से हमें हमारा सेपल मिलता है, जिसे हम, अगर हम ढेर सारे सेपल्स को कलेक्ट कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैलिक्स कहते हैं। अगर जैसे कि ये एक सेपल है तो ये तो एक सिंगल सेपल है, लेकिन एक से ज़्यादा सेपल को अगर हम एक साथ कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैलिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैलिक्स कहते हैं। फ्लावर का जो सेकंड वोल होता है उसके सेकंड वोल से निकलता है पेटल। उसके सेकंड वोल से निकलता है पेटल। और अगर हम ढेर सारे पेटल्स को एक साथ कलेक्ट कर लें, एक साथ गिन लें, तो उसे हम कार्पेल कहते हैं। सेपल को अगर हम एक साथ ढेर सारे सेपल रखें तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं, और ढेर सारे पेटल्स के कलेक्शन को हम कार्पेल कहते हैं। फर्स्ट वोल से हमारा सेपल निकलता है, सेकंड वोल से हमारा पेटल निकलता है। उसके बाद थर्ड वोल पर हमारा एंथर निकलता है। थर्ड वोल पर हमारा एंथर निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेमन कहते हैं। एंथर नहीं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ वोल होता है, फोर्थ वोल से हमारा पिस्टिल निकलता है। तो फ्लावर्स में चार वोल होते हैं। पहले वोल से हमारा सेपल निकलता है, दूसरे वोल से हमारा पेटल निकलता है, तीसरे वोल से हमारा स्टेमन निकलता है, और चौथे वोल से हमारा पिस्टिल निकलता है। स्टेमन के अंदर हमारा आ जाता है एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट। पिस्टिल के अंदर हमारे पास क्या आता है? पिस्टिल के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या आ जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। जो ये अपर वाला पार्ट होता है, इस अपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। यहीं पर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरती हैं।
फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो बल्ज्ड पार्ट देख रहे हैं, फूला हुआ पार्ट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ओवरी। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया हमारा ओवरी। एंथर में, स्टेमन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास ये एंथर, और फिर ये स्टॉक जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो फ्लावर में हमारे पास 4 वोल होते हैं। फर्स्ट वोल पर हमारा सेपल होता है, सेकंड वोल पर हमारा पेटल होता है, थर्ड वोल पर हमारा स्टेमन होता है, और फोर्थ वोल पर हमारा पिस्टिल होता है। और उसके नीचे ये होता है हमारा थैलेमस। ये क्या होता है? ये होता है हमारा थैलेमस, और ये हमारा होता है स्टॉक। ये क्या होता है? ये होता है हमारा स्टॉक, जिसे हम पेडिसेल भी कहते हैं। स्टॉक को ही हम पेडिसेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं सेपल्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं हम? अब यहाँ पर हम जानते हैं सेपल्स के बारे में। सेपल्स के बारे में। सेपल्स, इसका डिटेल आपको मॉर्फोलॉजी में मिलेगा, जो 11th का पार्ट है, उसमें हमें ये सब डिटेल में पढ़ना होता है। सेपल्स जो होते हैं वो फर्स्ट वोल में प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेपल्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट वोल में प्रेजेंट होते हैं, और सेपल्स के कलेक्शन को, इसको सेपल्स के कलेक्शन, जो सेपल्स का कलेक्शन होता है, सेपल्स के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो सेपल्स के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। और सेपल जो हमारा होता है वो फर्स्ट वोल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड वोल, जिसमें हमारा प्रेजेंट होता है पेटल। पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स हमारे सेकंड वोल में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेटल्स हमारे सेकंड वोल में प्रेजेंट होते हैं। और इनके कलेक्शन को, यानी ढेर सारे पेटल्स अगर एक साथ आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोरोला। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोरोला। सेपल्स जो होते हैं, सेपल्स फ्लावर जब बर्ड के फॉर्म में होता है तो सेपल्स फ्लावर को कवर करते हैं। ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है हमें 11th में, तो यहाँ पर उसे हम डेप्थ में नहीं जानेंगे, ये बेसिक्स हैं। इसे अगर आप सुन लेते हैं तो ये आपको समझ आ जाएगा। सेपल्स के बारे में अगर हम बोलें तो सेपल्स जो होते हैं, जब फ्लावर एक बर्ड के फॉर्म में होता है तो जो सेपल्स होते हैं, ये सेपल्स फ्लावर को कवर कर लेते हैं, फ्लावर को अपने अंदर ढक कर रखते हैं ताकि फ्लावर को कोई नुकसान ना पहुंचे, बर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स फ्लावर के वो पार्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। पेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ब्राइट ब्राइट कलर्स के हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। और ये पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इनका काम ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वोल आ जाता है थर्ड वोल। थर्ड वोल पर प्रेजेंट होता है हमारा स्टेमन। थर्ड वोल पर प्रेजेंट होता है हमारा स्टेमन। तो जो हमारा स्टेमन होता है, स्टेमन थर्ड वोल पर प्रेजेंट होता है, और इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसके कलेक्शन को हम कहते हैं
एंड्रोईशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोईशियम। स्टेमन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोईशियम। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन क्या होता है? तो स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन हमारा क्या होता है? स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जिसको नहीं समझ आ रहा है, ये मेल होने का साइन है और ये हमारा फीमेल होने का साइन होता है बायोलॉजी के टर्म में। ये मेल और ये हमारा फीमेल होता है, ये हर जगह यूज होने वाला है। तो स्टेमन थर्ड वॉल में प्रेजेंट होता है, इसके कलेक्शन को हम एंड्रोईशियम कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है पिस्टिल। क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है पिस्टिल। पिस्टिल फोर्थ वॉल में प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फोर्थ वॉल में प्रेजेंट होता है और इसके कलेक्शन को हम कहते हैं गाइनोईशियम। इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसके कलेक्शन को हम कहते हैं गाइनोईशियम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हमने इस स्लाइड में देखा कि जो सेपल्स होते हैं वो फर्स्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं और कलेक्टिवली इन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। पेटल सेकंड वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली कोरोला कहते हैं। स्टेमन थर्ड वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली एंड्रोईशियम कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। पिस्टिल फोर्थ वॉल में प्रेजेंट होता है और इसे हम कलेक्टिवली गाइनोईशियम भी कहते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। उसके बाद इनमें ही वॉल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। वॉल्स कितने तरह के होते हैं? वॉल्स दो तरह के होते हैं। वॉल्स कितने तरह के होते हैं? तो वॉल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एसेंशियल वॉल और एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल वॉल। पहला हमारा होता है नॉन एसेंशियल वॉल। नॉन एसेंशियल वॉल कौन होते हैं? तो नॉन एसेंशियल वॉल होते हैं हमारे फर्स्ट दो वॉल जिसमें हमारे सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स और पेटल्स वाले जो वॉल होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स वाले जो हमारे वॉल होते हैं वो नॉन एसेंशियल वॉल होते हैं। और जो हमारे एसेंशियल वॉल और जो हमारा स्टेमन और पिस्टिल वाला वॉल होता है, स्टेमन और पिस्टिल वाला वॉल होता है, ये हमारा एसेंशियल वॉल होता है। क्योंकि स्टेमन और पेटल्स जो होते हैं, स्टेमन और पेटल्स का मेन काम होता है कि वो फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और पेटल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बट जो एसेंशियल वॉल यानी जो स्टेमन और पिस्टिल होते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये एसेंशियल वॉल होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? इसीलिए ये एसेंशियल वॉल होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर्स बनते कैसे हैं। फ्लावर्स बनते कैसे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इसको हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसको हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं यहाँ से।
तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी वो पार्ट जो किसी शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है। अबव जो टिप दो होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और ऊपर वाला शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फिर ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फिर फ्लोरल मेरिस्टेम में कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें? ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है कन्वर्ट्स इनटू फ्लोरल पेरीमोर्डियम। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है हमारा फ्लोरल पेरीमोर्डियम में। फिर ये जो फ्लोरल पेरीमोर्डियम होता है, इस फ्लोरल पेरीमोर्डियम में फ्लोरल पेरीमोर्डियम जो होता है, ये फ्लोरल पेरीमोर्डियम, इस फ्लोरल पेरीमोर्डियम में कुछ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट, फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट हुआ फ्लोरल पेरीमोर्डियम में, और फ्लोरल पेरीमोर्डियम में फिर डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है, जिससे ये फ्लोरल पेरीमोर्डियम जो है, फ्लोरल पेरीमोर्डियम जो है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल बर्ड में। फिर जो हमारा फ्लोरल बर्ड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर्स में। इस तरीके से हमारे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से? सबसे पहले जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है हमारा, शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फिर ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, इस फ्लोरल मेरिस्टेम में कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? तो कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इन स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस के वजह से ये फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल पेरीमोर्डियम में। किसमें? फ्लोरल पेरीमोर्डियम में। फिर जो फ्लोरल पेरीमोर्डियम होता है उसमें डिफरेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है, यानी जो फ्लोरल पेरीमोर्डियम होता है वो डिफरेंशिएट करता है फर्दर, और उसमें डेवलपमेंट होता है। और उसके डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के बाद जो फ्लोरल पेरीमोर्डियम होता है वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही फ्लोरल बर्ड डेवलप करता है और फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेता है। फ्लोरल बर्ड डेवलप करता है और फ्लावर का फॉर्मेशन
कर लेता है। इस तरह एक शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर्स वाला पार्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमारा फ्लावर्स वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक, जिसे हम कहते हैं स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम वाला पार्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजिया वाला पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेमेन। Stamens and microsporangium। स्टेमेंस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम शुरू करेंगे स्टेमेंस से, जो मेल पार्ट होता है, क्योंकि ये एसेंशियल वॉल होते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये एसेंशियल वॉल होते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। स्टेमेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस जो हमारे होते हैं, स्टेमेंस ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है क्या? एंथर। और दूसरा पार्ट होता है क्या? फिलामेंट। पहला पार्ट होता है हमारा एंथर और दूसरा पार्ट होता है हमारा फिलामेंट। तो सबसे पहले हम एंथर के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालते हैं यहां पर क्या? एंथर। एंथर एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। एंथर क्या होता है? एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर क्या होता है? तो एंथर हमारा एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी एंथर में दो लोब होते हैं। एक होता है ये लोब, एक होता है दूसरा लोब। एंथर दो लोब से मिलकर बना होता है। एंथर में दो लोब होते हैं एंथर, इसलिए इसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एंथर हैज 4 साइड्स। एंथर के 4 साइड्स होते हैं, इसलिए इसे हम टेट्रागोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल भी कहते हैं। एंथर कैसा होता है? एंथर टेट्रागोनल भी होता है। एंथर डाइथिकस होता है। एंथर क्या होता है? एंथर हैज 2 थीका इन 1 लोब। एंथर के एक लोब में 2 थीका होते हैं। एंथर के एक लोब में कितने थीका होते हैं? एंथर के एक लोब में 2 थीका होते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एंथर है, इसका एक लोब हो गया, इसका दूसरा लोब हो गया। तो इसके एक लोब में 2 थीका होते हैं और दूसरे लोब में 2 थीका होते हैं, यानी पूरे एक एंथर में 4 थीका होते हैं। लेकिन एक लोब के बारे में हम बात करते हैं तो एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसे हम डाइथीकस कहते हैं। एंथर हैज 2 थीका इन 1 लोब, इसलिए that is डाइथीकस।
थीकस, इसलिए इसे हम डाइथीकस भी कहते हैं। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोब होते हैं। एंथर के 4 साइड्स होते हैं, इसलिए इसे हम टेट्रागोनल भी कहते हैं। एंथर के एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम डाइथीकस भी कहते हैं, इसलिए इसे हम डाइथीकस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एंथर का दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? तो फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम एंथर का डायग्राम भी बनाते हैं, उससे हमें पता चलेगा। देखिए, ये हो गया हमारे एंथर का एक लोब, ये हो गया हमारे एंथर का दूसरा लोब, और ये हो गया हमारा फिलामेंट। ये हो गया क्या हमारा? ये हो गया हमारा फिलामेंट। ये हो गया हमारा एक लोब, ये हो गया हमारा दूसरा लोब, ये हो गया हमारा फिलामेंट। फिलामेंट में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 एंड्स होते हैं इस तरह का। ये जो पहला एंड होता है उसे हम कहते हैं डिस्टिल एंड। डिस्टिल एंड, जो डिस्टिल एंड होता है वो फिलामेंट को कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू एंथर। वो फिलामेंट को कनेक्ट करता है एंथर से। ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं डिस्टिल एंड। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड कहाँ अटैच्ड होता है? प्रॉक्सिमल एंड, जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है, हमारा प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है किससे? थैलेमस से। किससे? थैलेमस से और पेटल से। किससे? या तो ये हमारे थैलेमस से अटैच्ड होगा, या तो ये हमारे पेटल से अटैच्ड होगा। डिस्टिल एंड अटैच होता है एंथर से, और जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो अटैच्ड होता है पेटल से। नेक्स्ट हम देखते हैं एंथर के स्ट्रक्चर को। ये होता है हमारे एंथर का स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये होता है हमारा एंथर। एंथर में ये होता है हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये होता है दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये होता है तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये होता है हमारा चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के। इसको हम देखते हैं, सेल्स को हम अलग कलर से बनाते हैं। सबसे बाहर में हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या? सबसे बाहर जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और उसके अंदर का जो एरिया होता है, उसके अंदर का जो एरिया होता है इसके अंदर का जो एरिया होता है मिल गया।
इसे हम कहते हैं इंडोथीशियम। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडोथीशियम। और फिर उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये कलर तो हमारे पास है तो इसे नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं रेड कलर। उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या? मिडिल लेयर। उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर फिर टेपेटम। तो इन 4 वॉल लेयर्स से हमारा जो एंथर होता है वो कवर्ड होता है, उसका जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कवर्ड होता है। सबसे बाहर प्रेजेंट होता है हमारा एपिडर्मिस, उसके अंदर हमारा होता है इंडोथीशियम, और उसके अंदर हमारा होता है मिडिल लेयर जिसमें 1 या 2 लेयर होते हैं, और फिर हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर आता है जिसे हम कहते हैं टेप्टम। इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम क्या कहते हैं? इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम कहते हैं टेप्टम। इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम क्या कहते हैं? तो इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम कहते हैं टेप्टम। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। फिर आता है हमारा इंडोथीशियम। फिर आता है हमारा मिडिल लेयर। तो ये जो हमारे 3 लेयर हैं, यानी एपिडर्मिस प्लस इंडोथीशियम प्लस मिडिल लेयर, ये जो हमारे 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, और ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द dehiscence of anther of pollen grains, in the dehiscence of pollen grains। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द dehiscence of pollen grains। फिर जो हमारा नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर आता है, अपने इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं क्या? इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं टेपेटम। इससे बहुत सवाल आते हैं टेप्टम से। टेप्टम इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है। क्या होता है? इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है। टेप्टम क्या होता है? तो टेप्टम हमारा इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है। टेप्टम में 2 और मोर न्यूक्लियस, टेप्टम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो हमारा टेप्टम होता है प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द developing pollen grains। एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, उसके बाद आता है इंडोथीशियम,
उसके बाद आता है मिडिल लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं टेप्टम। जो बाहर के 3 लेयर होते हैं, आउटर 3 लेयर्स जो होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाहर से। ये हेल्प करते हैं इन द डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं और उनके डेहिसेंस का वक्त आता है तो ये पॉलन ग्रेन के डेहिसेंस में भी हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं टेप्टम। टेप्टम में 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, वो मैच्योर होने के प्रोसेस में होते हैं, तो ये जो टेप्टम होता है उन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं। बाहर के 3 वॉल लेयर्स प्रोटेक्टिव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर। और जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है, जिसे हम टेप्टम कहते हैं, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ये होता है हमारा पॉलन एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर बाइलोब्ड होता है। ये हो गया हमारे 2 लोब। एक लोब हमारा ये हो गया, एक लोब हमारा ये हो गया। जो वॉल लेयर्स हमारे इधर हैं वही वॉल लेयर्स हमारे इधर होंगे, वही वॉल लेयर्स हमारे इधर होंगे, वही वॉल लेयर्स हमारे इधर होंगे। हर तरफ वॉल लेयर्स सेम होंगे। और यहाँ बीच में एक कनेक्टिव सेल प्रेजेंट होता है। इस कनेक्टिव सेल का कोई यूज नहीं होता है उतना ज़्यादा, ये स्टेराइल सेल होता है। और ये जो कनेक्टिव सेल होता है इससे इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ये हमारा कनेक्टिव सेल होता है। और ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जो एक एंथर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरीके से ये एंथर डिवाइड हो जाएगा। इधर का पार्ट इधर रहेगा और इधर का पार्ट इधर रहेगा, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसलिए ये एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है जो एंथर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या होता है? ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मान लेते हैं ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड, एकदम पैक्ड, इस तरीके से। इस तरीके से हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं यही डिवाइड करते हैं और यही पार्टिसिपेट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। किसमें? यही डिवाइड करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, एवरी सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन। कि जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल होते हैं ये सारे पोटेंशियल पॉलन होते हैं। पोटेंशियल पॉलन हम इन्हें क्यों कहते हैं? पोटेंशियल पॉलन हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, ये सब डिवाइड कर सकते हैं। ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया। जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं और सारे सेल डिवाइड करके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसलिए इसे हम पोटेंशियल पॉलन कहते हैं। हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल पॉलन कहते हैं। और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू को हम
पॉलन मदर सेल भी कहते हैं और ये डिप्लॉयड होता है, पीएमसी शॉर्ट में हम कहते हैं। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं, और ये डिप्लॉयड होता है, यानी ये 2n होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू हमें समझ आ गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कुछ सेल्स होते हैं, यहां हम लिख देते हैं कि सम compactly arranged cells are present in microsporangium called स्पोरोजीनस टिश्यूज। समझ आ गया? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू डिवाइड कर सकता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है और एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसे हम पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं। और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू को हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। पॉलन मदर सेल यानी इससे ही पॉलन ग्रेन बनेगा, इससे ही एक पॉलन का फॉर्मेशन होगा, और ये डिप्लॉयड होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ formation of pollen, the process of formation of microspores from माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो हमने पढ़ा था पॉलन मदर सेल्स, उसे ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiosis is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं हमारी, उसे ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनसे मियोसिस के थ्रू जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस,
इसे ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये हमारे 2n होते हैं। तो जो 2n से जब हम इसमें मियोसिस करेंगे, तो मियोसिस होने से जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे होंगे? वो n होंगे, यानी वो हैप्लॉइड होंगे। तो हम प्रोसेस देखते हैं इसका कि किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमारा एक पोटेंशियल पॉलन होगा। पोटेंशियल पॉलन यानी हमारा पॉलन मदर सेल, जो कि क्या होता है? जो कि डिप्लॉयड होता है। और इस पॉलन मदर सेल में हमारा मियोसिस होगा। इस पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो इससे फॉर्म होंगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये हैप्लॉइड होगा। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा और पॉलन मदर सेल में मियोसिस होने से फॉर्म होगा हमारा माइक्रोस्पोर। क्या? हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हमेशा टेट्राड के फॉर्म में ही फॉर्म होते हैं। एक पॉलन मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है और हमें पॉलन ग्रेन्स दे देता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे बन गए पॉलन ग्रेन्स, या इसे ही हम कहते हैं मेल गैमिटोफाइट। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं मेल गैमिटोफाइट। सबसे पहले पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो मैच्योर करता है, डिहाइड्रेट करता है, और इससे हमें हमारे पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स ही हमारे मेल गैमिटोफाइट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स ही हमारे मेल गैमिटोफाइट होते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर, जितने टॉपिक्स हमने कवर करने थे वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एक बार हम शुरुआत से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन जरूरी होता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस के कंटिन्यूटी, यानी जनरेशंस आगे बनते रहें, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो सिर्फ मेल का गैमीट पार्टिसिपेट करेगा या तो सिर्फ फीमेल का गैमीट पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स जब भी आप सुने तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कैसे अलग होता है बाकी प्लांट से, जिम्नोस्पर्म्स से वगैरह से? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में सीड का प्रोडक्शन होता है, एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, जो बाकी किसी में नहीं होता है, इसलिए इसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स के ब्यूटीफुल मिराड्स, यानी फ्लावर्स के जो शेप होते हैं, फ्लावर में जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, उनके जो फ्रेग्रेंस होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सीड होता है क्या होता है? और जो सीड होता है और फ्रूट होता है वो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर हमने देखा कि टू द बायोलॉजिस्ट के नज़र में जो फ्लावर होता है वो एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। क्या होता है? वो एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। फिर हमने देखा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्लावर में 4 वोल होते हैं। फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर में 4 वोल होते हैं।
4 वोल। फर्स्ट वोल में हमारा कैलिक्स सेपल प्रेजेंट होता है और सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेकंड वोल में हमारा पेटल प्रेजेंट होता है और पेटल के कलेक्शन को हम कोरोला कहते हैं। थर्ड वोल में हमारा स्टेमेन प्रेजेंट होता है और स्टेमेन के कलेक्शन को हम एंड्रोइशियम कहते हैं। फोर्थ वोल में हमारा पिस्टिल प्रेजेंट होता है और पिस्टिल के कलेक्शन को हम गाइनोशियम कहते हैं। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर हमने देखा कि कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल भी होते हैं, कि कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल भी होते हैं। एसेंशियल वोल में आ जाता है हमारे पास स्टेमेन और पिस्टिल। एसेंशियल वोल में क्या आ जाता है? एसेंशियल वोल में हमारे पास आ जाता है स्टेमेन और पिस्टिल। नॉन एसेंशियल वोल में हमारे पास आ जाता है सेपल और पेटल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में हमने डिफरेंस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इन्हें हमने एसेंशियल वोल कहा। बाकी इन दोनों को हमने नॉन एसेंशियल वोल कहा। फिर हमने देखा कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम में। फिर जो हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, इसमें स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडियम में। फिर हमारा जो फ्लोरल प्रीमोडियम होता है ये डिफरेंशिएट करता है, इसमें डेवलपमेंट होता है और ये फ्लोरल प्रीमोडियम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल बर्ड में, और यही फ्लोरल बर्ड बना देता है हमारा फ्लावर्स। फिर हमने देखा स्टेमेन्स के बारे में। स्टेमेन 2 पार्ट होता है इसका। एक पार्ट होता है इसका एंथर, एक पार्ट होता है इसका फिलामेंट। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर क्या होता है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 2 लोब होते हैं। एक लोब हो गया ये, दूसरा लोब हो गया ये। एंथर के 4 साइड्स होते हैं, ये टेट्रागोनल होता है। एंथर के 4 साइड्स होते हैं, ये टेट्रागोनल होता है। हमने आगे के स्लाइड्स में देखा है किसके 4 साइड्स होते हैं, इसे हम क्यों टेट्रागोनल कहते हैं। एंथर के एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, 2 थीका इन 1 लोब, इसलिए इसे हम डाईथीकस भी कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम डाईथीकस भी कहते हैं। यानी एक कंप्लीट एंथर में 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, बट एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है। फिलामेंट के बारे में बात करें तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है। ये एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है। इनमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिस्टिल पार्ट, डिस्टिल पार्ट कनेक्ट होता है एंथर से, और एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है या तो थैलेमस से कनेक्टेड होता है और या तो पेटल्स से कनेक्टेड होता है। फिर हमने देखा कि इसे हम क्यों टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 साइड है, तो इसे इसलिए हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर में ही मान लीजिए या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लिए, उसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं इन द डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर जो हमारा टेप्टम होता है, टेप्टम इनर मोस्ट होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। फिर हमने देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू सम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में, उन्हें ही हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड कर सकता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए हम हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू को पोटेंशियल पोलन कहते हैं। और इस पोटेंशियल पोलन को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल भी कहते हैं। ये डिप्लॉयड होता है। फिर हमारा आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स
फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। यानी हमारा जो पोलन मदर सेल होता है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से हमें एक माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, जिससे हमें हमारे मेल गैमेटोफाइट यानी हमारे पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। अब हम अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। हाइलाइटर, रिस्पॉन्स लिखेंगे अभी साथ साथ। शुरू करते हैं यहां से। ह्यूमन बीइंग हैव एन Human beings have an intimate relationship, कैसा intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। हम कहीं भी किसी से मिलने जाते हैं या किसी के फ्यूनरल पर जाते हैं या फिर किसी चीज़ में जाते हैं तो हम वहाँ अपने साथ फ्लावर्स ले जाते हैं। तो फ्लावर्स इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि फ्लावर्स वो ऑब्जेक्ट हैं जो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल और रिलीजियस कल्चरल वैल्यू में हेल्प करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, टू ए बायोलॉजिस्ट flowers are morphological and embryological marvels and site for the sexual reproduction। हमने ये पढ़ लिया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं और साइट होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्लियर क्लासेस में हमने देखा है कि यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कह रहा है कि हमने देखा है अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स जो कि यहाँ पर हमें दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाए जा रहे हैं वो पार्ट्स हमने किया है। देखिए ये हमारा सेपल है, कहाँ गए, ये हमारा सेपल है जो हमारा फर्स्ट वोल से निकल रहा है। फिर हमारा सेकंड वोल से देखिए हमारा ये पेटल निकल रहा है। फिर हमने एंथर पढ़ा, फिर हमने पिस्टिल पढ़ा। पिस्टिल में हमने बताया था कि स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये नीचे क्या है, और ये नीचे हमारा ओवरी है और ये हमारा एंथर है, हमने यहाँ देख लिया, और ये हमारा फिलामेंट है। फिर हम देखते हैं कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल, देखिए जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है और फ्लोरल मेरिस्टेम में सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं उसमें? सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। आर इनिशिएटेड which lead to the differentiation and further development of फ्लोरल प्रीमोडियम। किसमें? वो फ्लोरल प्रीमोडियम के फर्दर डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें? फ्लोरल प्रीमोडियम में। फ्लोरल प्रीमोडियम फर्दर डिफरेंशिएट करता है और उसमें डेवलपमेंट होता है और इससे हमारे फ्लोरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इससे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? इससे हमारे फ्लोरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और ये फ्लोरल बर्ड्स ही एंड देन फ्लावर्स।
और उसके बाद हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं। देख लिया हमने। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोइशियम एंड द गाइनोइशियम रिप्रेजेंट in the flower the male and female reproductive structures the androecium and the gynoecium differentiate and develop। जो एंड्रोइशियम होते हैं और गाइनोइशियम होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ ए whorl of stamens। एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ a whorl of a stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organs। और gynoecium किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ ए whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में। टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। एक स्टेमन में हमने देखा कि दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एंथर कहते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। द जो प्रोक्सिमल एंड होता है हमने यहाँ हाईलाइट कर लेना है कि टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। The proximal end of the filament is attached to the thalamus और petal। ये होता है हमारा proximal end और ये attached होता है हमारे thalamus से या तो हमारे petal से। ये होता है distal end, ये होता है हमारा distal end। distal end के बारे में इसमें दिया नहीं है बट हमने लिखा है distal end के बारे में भी। The number and length of stamens are variable in flowers of different species। नंबर और लेंथ जो होते हैं स्टेमन के वो वेरिएबल होते हैं डिफरेंट स्पीशीज में। यू वर टू रिकलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड। यू वुड बी एबल टू appreciate the large variation in size seen in nature। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram। A typical angiosperm anther is bilobed। एक typical angiosperm जो anther होता है वो bilobed होता है with each lobe having two theca, that is they are dithecous। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। ये longitudinal groove बीच में आता है जो separate करता है theca को, ये भी हमने लिखा है। The bilobed, हाँ, the bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners in each two lobes। The microsporangia develop further and become pollen sacs। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम जब उसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं फिर उसमें जो डेवलपमेंट होकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो उन्हें हम उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक कहने लगते हैं। ये सब हम कल पढ़ेंगे। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में कि इन a transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline। कैसा? सर्कुलर होता है आउटलाइन में। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द dehiscence of anther to release the pollen। The innermost wall layer is the tapetum। जो innermost wall layer होता है उसे हम tapetum कहते हैं। It nourishes the developing pollen grains। Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। और उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।
फिर हमारा आता है कि व्हेन द एंथर इज यंग a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. फिर हमारा आता है microsporogenesis. As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. प्लॉइडी हमने देख ली है. प्लॉइडी हमने देख ली. यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लॉइडी बताइए प्लॉइडी क्या होगा. तो प्लॉइडी क्या होगा टेट्राड का. टेट्राड का प्लॉइडी एन होगा, वो हैप्लॉइड होगा. वो क्या होगा, वो हमारा हैप्लॉइड होगा. यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा जो एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, उसके अंदर इंडोथेशियम, उनके अंदर मिडिल लेयर, फिर ये हमारा टेप्टम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है हमारे ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर. फिर हमारा नीचे as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cell, potential pollen or microspore mother cell or pollen mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फाउंड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ फोल सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स. Inside each microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. तो हमने आज का अपना टॉपिक पूरा कर लिया. कल से हम पॉलन ग्रेन्स से शुरू करने वाले हैं. कहाँ से? कल से हम अपना टॉपिक पॉलन ग्रेन्स से शुरू करने वाले हैं. आज हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर से फ़ायदा पहुंच सके. थैंक यू.